नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। देश एक तरफ तरक्की की राह पर बढ़ रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से भारत ने आर्थिक तरक्की हासिल की है। शहरीकरण की दर बढ़ रही है, अरबपतियों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ देश का एक ऐसा स्याह पक्ष भी है जो विकास के इन तमाम तस्वीरों को बदरंग करने के लिए काफ़ी है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखे लोग भारत में रहते हैं। कुपोषण से हर साल सैकड़ों हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। योजनाएं बनी, सरकार दर सरकार बनती और बदलती भी गईं, लेकिन हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए जिसके लिए दर्जनों वादे किए गए थे। यहाँ तक कि नेपाल, बांग्लादेश और कीनिया ने भी कुपोषण से लड़ने में हमसे ज़्यादा मुस्तैदी दिखाई है। ताज़ा मामला ये है कि ओडिशा में बीते 2 महीनों में बेहद वंचित आदिवासी समुदाय के 22 बच्चे कुपोषण की चपेट में जान से हाथ धो बैठे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का विशेष। ओडिशा में बीते 2 महीनों से कुपोषण कहर बनकर सामने आया है। आदिवासी इलाकों में कुपोषण के चलते 22 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। अब राज्य में इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन जिस इलाके में ये मामले देखे जा रहे हैं, वहां के हालात बता रहे हैं कि आगे और भी मौतें हो सकती हैं। रोते बच्चे की यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। ये भूख के आंसू हैं, लेकिन घर में खाने के लिए है महज मुट्ठी भर अनाज। जुआंग जनजाति इस हकीकत के साथ जी रही है। ओडिशा के जाजपुर जिले के सुकिंदा ब्लॉक की यह कहानी है, जहां सरकारी सुविधाएं तो छोड़ दीजिए, सरकारी मुलाजिम का पहुंचना भी बड़ी बात है। जुआंग देश की दुर्लभ जनजातियों की सूची में शुमार है और इस वक्त देश में इनकी आबादी करीब 10,000 के आसपास है। जाजपुर जिले में जुआंग की आबादी करीब 600 है, लेकिन बीते 2 महीनों में 22 बच्चों ने भूख के चलते दम तोड़ दिया। योजनाएं तमाम बनी, लेकिन जुआंग जनजाति की भूख मिटाने में सब नाकाम रहे। भूखमरी की कगार पर खड़ी इस जनजाति में एक के बाद एक बच्चे कुपोषण से मरते रहे। 2.5 महीने बाद प्रशासन जगा और अब मामले की जांच हो रही है। ओडिशा मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को राज्य सरकार को इस मामले में 3 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। इसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। 22 छोटा बच्चा का मौत हो गया। मौत हो इसलिए हुआ है कि ओडिशा का मुख्यमंत्री बोल रहे हैं मैं विकास कर रहा हूं, मैं योजना गांव को भेज रहा हूं, आदिवासी बस्ती को भेज रहा हूं, आदिवासी लोग को लिए भेज रहा हूं। इलाके में दूर दूर तक अस्पताल का कोई नामो निशान नहीं है। सबसे नजदीकी अस्पताल 30 किलोमीटर दूर है। जाजपुर से जब मौत की खबरें आनी शुरू हुई तो प्रशासन के कान खड़े हो गए। लेकिन सुकिंदा ब्लॉक जाना आसान नहीं है। न सड़क, न बिजली और न ही कोई साधन। ये पगडंडियां और कच्चे मकान पूरे इलाके में विकास की कली खोल कर रख देते हैं। पहली बार कोई वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच के लिए नदी पार कर यहां पहुंचा। ICDS, they are present in the village. They are taking the survey of each and every household. In addition to that, 3 medical teams have also been deployed alternatively, one on Monday, one on Wednesday, one on Friday. We are providing additional take-home ration to the children, that is supplementary nutrition, children and even the pregnant and lactating mothers. In addition to that, we are also screening them for presence of any diseases. 3 people have been brought to the nearest hospital and we have given malaria medicines and we are also improving their nutrition. ओडिशा में विपक्ष पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने भी राज्य सरकार पर ही निशाना साधा। हालांकि जुआंग जनजाति के नाम पर उन्होंने ये माना कि मामले की जांच की जरूरत है। तो सारा विषय राज्य सरकार को करना चाहिए, वहाँ की चिंता करना चाहिए। जो ग्रांट है भारत सरकार से जितना मदद हो सकती है हम लोग करते हैं, परंतु देखरेख करने का, उनका सुपरविजन करना, उनकी चिंता करना स्वास्थ्य की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से और बाकी फूड के लिए
तो ये बहुत कंपलसरी है, ये सारे राज्य सरकारों को करना चाहिए जहाँ भी है। परंतु पर्टिकुलर जुआंग कम्युनिटी की आपने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि इसको एक बार देखने की आवश्यकता है। मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूंगा डिपार्टमेंट के लोगों से कि क्या स्थिति है उनकी इस समय। ओडिशा दशकों से कुपोषण की मार झेल रहा है। हर महीने यहाँ सैकड़ों बच्चे कुपोषण के चलते दम तोड़ देते हैं। राज्य के कई इलाकों में कुपोषण से जुड़ी मौत की खबरें रूटीन की तरह सामने आती हैं। जिस समुदाय से वो लोग हैं, जुआंग समुदाय, जिसे हम पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहते थे और अब कहते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये सबसे वंचित वर्गों में से है। और उड़ीसा सरकार की जो नाकामी रही है वो ये रही है कि उन तक की किसी भी सरकारी सेवा को पहुंचाने में, खास करके स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में या आंगनवाड़ी की सेवा को पहुंचाने में, इसमें वो लोग विफल रहे हैं। यहाँ करीब 41% बच्चे और 41.5% महिलाओं का वजन सामान्य से कम है, यानी वो कुपोषित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दुनिया में कुपोषण के मामले में पहले नंबर पर है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जो कुपोषण और भूखमरी के लिए बदनाम हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हालात में बेहतरी नहीं आई। आंकड़े सुधरे जरूर, लेकिन बहुत सुस्त गति से। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में कुपोषण आज भी विकराल रूप में मौजूद है। 2005-06 की सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में कम उम्र के 42.5% बच्चों का वजन कम है। 48% का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ और 20% ऐसे हैं जिनके शरीर के कुछ हिस्से पोषण नहीं मिलने के कारण बेकार हो गए। इसके 5 साल बाद जब 2011 में हंगामा रिपोर्ट आई तो पता चला कि हालात जस के तस हैं। इस रिपोर्ट में देश के 112 जिलों में भूख और कुपोषण का सर्वे किया गया और पता चला कि 5 साल से कम उम्र के 42.3% बच्चे अंडरवेट हैं। 58.8% बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ और 11.4% बच्चों के शरीर के कुछ हिस्से कुपोषण के चलते बेकार हो गए। बच्चों के मामले में हालात आज भी नहीं सुधरे हैं। दुनिया की अगर हम बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में भारत अंतिम स्तर पर है और ये परिस्थिति आज की नहीं है, कई सालों से अंतिम स्तर पे है। खास करके 1992 के बाद, 1992-95 के बाद ये घटती चली है संख्या। हमारी जो स्थिति थी पहले 1990 के पहले के दशक में और आज के दशक में, बहुत सारे देश जिनकी इनकम हमसे कम है उन्होंने हमको सोशल सेक्टर में ओवरटेक कर लिया है और ये विडंबना बनी रहेगी। हंगामा रिपोर्ट में जिन जिलों को कवर किया गया उसमें सबसे बदतर हालात ओडिशा के मलकानगिरी, मध्य प्रदेश के बरवानी, उत्तर प्रदेश के खेरी, ओडिशा के कोरापुर और उत्तर प्रदेश के सीतापुर के हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिन बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चे कम वजन के हैं उसमें मध्य प्रदेश पहले, झारखंड दूसरे, बिहार तीसरे, मेघालय चौथे, छत्तीसगढ़ 5वें और गुजरात 6ठे नंबर पर है। सिक्किम में सबसे बेहतर हालात हैं। इन राज्यों के ज्यादातर उन इलाकों में कुपोषण के मामले ज्यादा हैं जो आदिवासी और दलित बहुल हैं। जो आदिवासी क्षेत्र हैं और कुछ दलित समाज हैं, जैसे मुसाहर लोग हैं, कुछ और कम्युनिटीज़ हैं जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स जिसको कहते थे, सहरिया, इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे सचमुच लोग भूखे सोते हैं और बड़ी मात्रा में ऐसा अंदाज़ किया जाता है कि 20 से 23 करोड़ लोग आज भी इस देश में महीने में कुछ दिन भूखे सोते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई भोजन नहीं है। मामला सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। देश में 15 से 49 साल के बीच की 35.5% महिलाओं को पोषण की दरकार है। उम्र और लंबाई के हिसाब से कम वजन की सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में रहती हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का नंबर आता है।
इन सभी राज्यों में 40% से ज्यादा महिलाओं को भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा। जाहिर है ये महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो वो जन्मजात कुपोषण के शिकार होते हैं। स्वास्थ्य के प्रति इस सरकार का जो रुख है वो नकारात्मक है। स्वास्थ्य के लिए हम बजट नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हम अगर 2% जीडीपी का आज खर्च कर रहे हैं तो हमें कम से कम 6 से 8% तो खर्च करना ही चाहिए। 6% तो न्यूनतम करना चाहिए। कहाँ से पैसा आएगा वो सरकार की जिम्मेदारी है। हम कॉर्पोरेट्स को कम सब्सिडी दें लेकिन स्वास्थ्य में खर्च करें। जिस तरह स्वच्छ भारत के लिए सेस किया गया उसके लिए स्वास्थ्य के लिए सेस करें। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं जब तक कि नहीं सुधरेगी, अब जो कुपोषण की अगली लड़ाई है खाद्य सुरक्षा कानून के बाद, वो वहीं पे हम हार जाएंगे। कुपोषण के साथ अगर एनीमिया को मिला दें तो तस्वीर और बदतर हो जाती है। सरकार के मुताबिक पूरे देश में इस वक्त 49.5% बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। इस सूची में बिहार फिर से पहले नंबर पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। 4 राज्यों को छोड़ दें तो देश के हर राज्यों में आधे से ज्यादा बच्चों में खून की कमी है। आदिवासी इलाकों में तो हालात और भी खराब है। अगर सिर्फ आदिवासियों की बात की जाए तो भारत इस मामले में उप सहारा अफ्रीका से भी खराब हालात में दिखता है। कुल मिलाकर आज भी देश में प्रति 1000 बच्चों में 39 की पैदा होते ही मौत हो जाती है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। भारत भले ही दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा भूखे लोग यहीं रहते हैं। कुपोषण और भूख को लेकर जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की बड़ी आबादी खाने से महरूम है, यानी 2 जून की रोटी के लिए उन्हें रोजाना मशक्कत करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक भारत में दुनिया के 1/4 लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता। दुनिया में खाद्य असुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहा है। असल में 2015 बेहद अहम वर्ष था। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 तक भूख पर जीत हासिल करने के लिए 2 लक्ष्य बनाए थे। 1996 में विश्व खाद्य सम्मेलन के दौरान 182 देशों ने तय किया था कि 2015 तक दुनिया में भूखे लोगों की तादाद आधी कर ली जाएगी। इसके बाद सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाया गया, जिसके मुताबिक चरणबद्ध तरीके से दुनिया भर में भूखे लोगों की तादाद कम करने के लिए 2015 का लक्ष्य रखा गया। लेकिन बीते साल संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाया है। ये और भी ज़्यादा मुझे लगता है एक दुखदाई है, क्योंकि जो देश हमारे से और हमारे साथ खड़े हैं इस कगार में, वो हमसे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वो ना उनमें ना लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना वो इतना अन्न का उत्पादन उनकी इतनी नहीं है और आर्थिक विकास इतना नहीं है। फिर भी हम लोग के पास ये सब है, फिर भी हम इस पिछले कगार में खड़े हैं। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारत में 19 करोड़ 40 लाख लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता। ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस सूची में पहले चीन शीर्ष पर था, लेकिन बीते 1 दशक में तेजी से सुधार दर्ज हुआ। नतीजा ये रहा कि भारत पहले नंबर पर आ गया। हालांकि भारत में हालात पहले के मुकाबले सुधरा है, लेकिन लक्ष्य से हम काफी पीछे खड़े हैं। 1990-92 में देश भर में 23.7% लोग कुपोषित थे, जो 2014-16 में घटकर 15.2% रह गया। इस तरह देखें तो भारत में 1990 से लेकर अब तक कुपोषितों की संख्या में 36% की कमी आई है। लेकिन इसी दौरान नेपाल में 65.5% और बांग्लादेश में 49.9% की कमी दर्ज की गई।
यानी हमारे छोटे पड़ोसी देशों ने ज्यादा बेहतर काम किया। बांग्लादेश ले लीजिए, बांग्लादेश हमारे पड़ोस में है, नेपाल हमारे पड़ोस में है, दोनों आज हमसे आगे निकल चुके हैं। अगर आप वियतनाम को देख लें, थाईलैंड को देख लें और कई केन्या को देख लें, अगर आप अफ्रीका में 28 देश ऐसे हैं जिनका कुपोषण दर जो है या स्टंटिंग रेट जो है वो हम लोगों से कम है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि और कुपोषण का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सन 1990 से 92 में भारत में 21 करोड़ लोग कुपोषित थे और चीन में 28 करोड़। सन 2000 से 2002 में ये आंकड़ा 18 करोड़ और 21 करोड़ था। लेकिन सन 2005 से 7 में आंकड़ा पलट गया। भारत में कुपोषितों की संख्या 23 करोड़ और चीन में 20 करोड़ हो गई। सन 2014 से 2016 में ये संख्या भारत में 19 करोड़ और चीन में 13 करोड़ रह गई है। जाहिर है बीते 2.5 दशक में चीन ने इस मामले में गंभीर काम किया है। चीन और हम लोग एक जैसे ही थे। चीन ने आर्थिक विकास किया है हमसे, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें सुनिश्चित की हैं हर नागरिक के लिए, और वो है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य सबको उपलब्ध है, मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य, अच्छे स्तर की शिक्षा, साफ पानी, इस तरह की बुनियादी ज़रूरतों को सुनिश्चित जो चीन ने किया है वो हम नहीं कर पाए हैं। हालांकि 1990 से तुलना करें तो दुनिया भर में भूखे और कुपोषित लोगों की तादाद कम हुई है। 1990 में पूरी दुनिया में 1 अरब 1 करोड़ लोगों को ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा था, लेकिन 2014 में ये आंकड़ा घटकर 79 करोड़ रह गया। यानी इस दौरान 21 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचाया गया। फिर भी भूख से अभी दुनिया की बड़ी आबादी जंग लड़ रही है। अगर इस संख्या को एक देश की आबादी मान ले तो चीन और भारत के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। दुनिया के कुछ खास इलाके ज्यादा पीड़ित हैं। इनमें दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीका और पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा लोग भूखे हैं, जबकि विकसित देशों में 2% से कम लोग कुपोषण और भूख के शिकार हैं। जाहिर है विकासशील देशों के हालात आज भी बेहद चिंताजनक हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज देश अनाज उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, लेकिन ये अनाज हर गरीब तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। और इसी सोच के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया गया, जिसमें भोजन की गारंटी देने की बात कही गई है। शुरुआत में अधिनियम को लागू करने में राज्यों ने झिझक दिखाई, लेकिन अब ये ज्यादातर राज्यों में लागू कर दिया गया है। लेकिन जानकार अभी भी ये मान रहे हैं कि अधिनियम के सारे प्रावधानों को अभी भी लागू नहीं किया जा रहा है। जाते जाते इसी खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। आजाद भारत में भूख और कुपोषण का खात्मा हर सरकार की प्राथमिकताओं में रहा। भूख से लड़ने के लिए जरूरी था अनाज का उत्पादन बढ़ाना, लेकिन एक के बाद एक पड़ता सूखा, खराब अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार ने भुखमरी को बनाए रखा। शुरुआती दशकों में सरकार ने कदम तो काफी उठाए, लेकिन कामयाबी की रफ्तार मंद ही रही। मौजूदा वक्त में महिला और बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि और खाद्य मंत्रालय भूख और गरीबी के खात्मे के लिए करीब 22 योजनाएं चला रहे हैं। देश में भुखमरी कम हुई, लेकिन योजनाओं के होते हुए भी भुखमरी का खात्मा नहीं हो पाया। हमारे पड़ोस में ही देखें, बांग्लादेश जैसा देश देखें, उसका पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से लगभग आधा है, लेकिन कुपोषण पर उन्होंने हमसे बहुत आगे बढ़े हैं। तो जो आप सरकारी योजनाओं और सरकारी व्यवस्था की बहुत जिम्मेदारी है कि वो इसका सामना करें। भूख से लड़ने के लिए भोजन की गारंटी के तौर पर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संसद से पारित हुआ। इसके बाद ये आस जगी कि देश भूखमरी से हमेशा के लिए निजात पालेगा।
योजना में कई अहम प्रावधानों को जगह दी गई। प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने, अंत्योदय परिवार को महीने में 35 किलो राशन, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज, 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी से मुफ्त भोजन, 6 से 14 साल के बच्चों को कक्षा 8 तक रोजाना मिड डे मील, प्रत्येक गर्भवती महिला को 6,000 रुपए की सहायता और राज्यों के स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयोग जैसे प्रावधान इस अधिनियम में शामिल किए गए। योजना के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को कानून के दायरे में लाने की योजना थी, लेकिन केंद्र ने इसे लागू करने का जिम्मा राज्यों को दे दिया। कई राज्यों ने वित्तीय बोझ बढ़ने का हवाला देकर पहले बिल पर विरोध जताया। साथ ही देश में योजना को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचे में कमी की बात भी सामने आई। मुझे लग रहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून के जो अंश हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, मातृत्व सुरक्षा योजना है, अब इसके तहत केंद्र सरकार का बजट होना चाहिए 16,000 करोड़, लेकिन अगर आप बजट का आंकड़ा देखें तो 432 करोड़ बजट का आंकड़ा है। तो ज़रूरत है 16,000 करोड़ की, 432 करोड़ हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो एक्ट को पूर्ण रूप से हर राज्य में इम्प्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, एक। दूसरा, पीडीएस व्यवस्था जो है, जो लगभग कई राज्यों में ठीक ठाक अभी चल रही है, कम से कम 15-20 राज्य ऐसे हैं जहां पीडीएस काफ़ी दुरुस्त है 10 साल के कंपैरिजन में, लेकिन उसको और मजबूत करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ज़रूरी है। राज्यों की ओर से क्रियान्वयन को लेकर लेट लतीफी के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2016 को राज्य सरकारों को अधिनियम को लागू करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर काम करने की हिदायत दी। इसके बाद 1 फरवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या खाद्य सुरक्षा अधिनियम राज्य सरकारों के लिए संवैधानिक तौर पर जरूरी है। इसके बाद 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत काम करने की अपेक्षा की जाती है। मुझे लगता है कि वो कानून आज भी मुख्यतः कागज़ों पे है। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति ना केंद्र में ना बहुत सारे प्रदेशों में इसको लागू करने का है। तो जो वादा उस कानून में किया गया है कि कोई भूखा नहीं सोए, वो स्थिति से तो हम बहुत दूर हैं। उसके कई हिस्से तो अभी तक लागू भी नहीं हुए हैं, जैसे हर माता को जो मैटरनिटी बेनिफिट की बात है, और जो लागू भी हुआ है वो बहुत ढीले तरीके से लागू हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणियां आना लाजमी था। आलम यह था कि पिछले साल के आखिर तक योजना को केवल 11 राज्यों ने ही अपनाया था, जबकि 25 राज्यों ने इससे दूरी बनाए रखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद इसमें तेजी देखी गई और इसे लागू करने वाले राज्यों की संख्या जनवरी 2016 तक 25 हो गई। यही नहीं, बचे हुए राज्यों ने भी योजना में दिलचस्पी दिखाई और इस साल जून तक 33 राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने इसे अपने यहाँ लागू कर दिया। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इसी महीने यानी जुलाई में ये देश के सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार भी राज्यों की मांगों के आगे झुकती रही और लागू करने की समय सीमा कई बार बढ़ाने पर राजी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।